लोग जैव विकास, और जैव विकास के अंतर्गत जो टॉपिक है उस लैमार्कवाद के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि लैमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया और इनका सिद्धांत कब तक चला, इनके सिद्धांत की वृद्धि कैसे हुई, इन्होंने अपने सिद्धांत को किस बुक में प्रतिपादित किया और इन्होंने कब प्रतिपादित किया। तो पहले हम लोग जैव विकास के बारे में समझेंगे। तो जैव विकास का जो अर्थ होता है जीवों में होने वाले क्रमिक विकास, जीवों में होने वाले क्रमिक विकास को क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग को शब्द से ही क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं, जैव विकास, ये आपका जो अर्थ है जैव विकास का, ये अर्थ है कि जीवों में होने वाले क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। और जैव विकास के संदर्भ में कई वैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से जैव विकास जो हुआ, जीवों में किस प्रकार से जैव विकास हुआ। तो हम आपको पहले बता दें कि पहले के जो मनुष्य होते थे, जो जीव होते थे, वे पहले भोजन के बारे में नहीं जानते थे, अर्थात पहले खेती नहीं होती थी, अनाज नहीं उगे थे या अनाज नहीं उगते थे। तब इन जो आदिमानव लोग थे, जो पहले के आज से करोड़ों वर्ष पहले के जो जीव जंतु थे और मनुष्य थे, जो मानव थे, वे पेड़ों के जो पेड़ होती है उनकी पतली पतली छालों पत्तियों को खाकर अपने जीवन यापन करते थे। ठीक है, वे क्या करते थे, वे जो पौधे होते हैं उनके जो छोटे छोटे पत्तियां होती हैं और जो उनके छाल होते, जो नरम छाल होते थे, उनमें वो क्या करते थे, छाल को निकाल कर उसको खाते थे और उनसे जो है उनकी पोषक की प्राप्ति होती थी और वे अपनी जीविका चलाते थे। तो कुछ समय बाद, ये करोड़ों अरबों साल की पहले की बात है। तो आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य फसलों को उगाता है, उसको आराम से काटता है, उसके बाद खाता है बनाकर। उससे पहले ये प्रक्रिया नहीं होती थी। पहले पेड़ पौधे पर जो मनुष्य होते, जो मानव होते हुए निर्भर होते थे। तब जो आप लोगों ने पाचन में पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में जो अपेंडिक्स होती है वो क्या करती है, वे जो सेलुलोज होती है उसको पचाने का कार्य करती थी। ठीक, तो अब के जो मानव है, अब धीरे धीरे अपेंडिक्स छोटी हो गई है और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अपेंडिक्स है वो अब अवशेषी अंग का रूप ले रही है, अर्थात शरीर में उसका कोई काम नहीं है, वे एक अवशेषी अंग की तरह कार्य करते हैं। कैसे? क्योंकि जो पहले के जीव थे वे घास फूस खाते थे और अब के जीव घास फूस नहीं खाते हैं। उसके जो घास फूस नहीं खाते हैं तो सेलुलोज को नहीं पचाना पड़ता, जब सेलुलोज को नहीं पचाना पड़ता तो अपेंडिक्स की कोई कार्य नहीं है। ये एक क्या हो गया, अवशेषी अंग हो गया। तो आपने देखा कि पहले के जीव में अपेंडिक्स होते थे लेकिन अब के जीव में अपेंडिक्स नहीं होती। एक ये खुद ही जैव विकास है, जीव में होने वाले विकास। क्योंकि पहले के जीव जब पेड़ पौधे की छाल और पत्तियों खाते थे, वो सेलुलोज का पाचन करने के लिए अपेंडिक्स जो होता है उसका पाचन करता था। लेकिन अब के जो मानव हैं वे क्या करते हैं, वे घास फूस अर्थात पत्तियों के छाल पत्तियां नहीं खाते, अर्थात कुछ खाते हैं लेकिन कुछ नहीं खाते। तो उनमें जो अपेंडिक्स है वो एक अवशेषी अंग का रूप ले रही है। समझ लिया कि लैमार्क का पूरा नाम क्या है। लैमार्क का नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। लैमार्क ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जीवों के क्रमिक विकास के आधार पर। लैमार्क ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका जो अवलोकन है वे एक बुक में किए थे सन 1809 ईस्वी में, अर्थात 1809 ईस्वी में लैमार्क ने अपने सिद्धांत को जीवों में होने वाले क्रमिक विकास के सिद्धांत को एक बुक में प्रतिपादित किए, जिस बुक का नाम है फिलॉसफी जूलॉजी। जिस बुक का नाम क्या है, फिलॉसफी और जूलॉजिक ये एक ही में है। ये एक ही नाम है, ये ऐसा मत समझना कि दो नाम है। और इन्होंने कब प्रस्तुत किया, सन 1809 ईस्वी में। सन 1809 ईस्वी में ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट
प्रश्न बनता है एमसीक्यू और 1 नंबर में ही, ठीक है। ऐसे कोई होगा फिलॉसफी जूलॉजी के जो सिद्धांत है उसमें किसने प्रस्तुत किया, उसमें ऑप्शन रहेगा लैमार्क, तो लैमार्क इसका राइट आंसर होगा। और ये भी पूछ लेगा कि फिलॉसफी जूलॉजी में सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया, तो इसका जो आंसर है सन 1809 ईस्वी में। तो लैमार्क के बारे में आपने मोटी मोटी लैमार्क के बारे में आपने मोटी मोटी जो बात है वो ध्यान रख लिया होगा कि लैमार्क है, लैमार्क का पूरा नाम क्या है, लैमार्क किसके आधार पर अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किए थे, और लैमार्क ने कब प्रस्तुत किया था, और लैमार्क ने किस बुक में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, इसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। तो इसे इरेज करते हैं। आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाएगा। जैसे कि जो ये लैमार्क वाद है ये डाउट पर अर्थात कमेंट पर ही वीडियो बनाया जा रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं। लैमार्क ने यह 4 मूल धारणाओं पर आधारित है। जो लैमार्क का क्या है सिद्धांत है वह जो लैमार्क का सिद्धांत है तो यह 4 मूल धारणाओं पर आधारित है। जो लैमार्क का सिद्धांत है वह 4 मूल धारणाओं पर आधारित है। पहला क्या है, बड़े होने की प्रवृत्ति। बड़े होने की प्रवृत्ति का मतलब ये है कि जो ऐसे आप समझिए सिंपल भाषा में, बड़े होने की प्रवृत्ति अर्थात वे अपने निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचने में उसमें होने वाली वृद्धि अर्थात क्रम बढ़ने के साथ साथ उसमें होने वाली वृद्धि, ठीक। तो इसमें बताया गया अंगों की माप। जो बड़े होने की प्रवृत्ति है इसमें अंगों की माप जो वंशागत होती है, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनमें क्या होती है, उनमें अंगों की माप में वृद्धि होती है। अर्थात इसमें बताया गया है बड़े होने की प्रवृत्ति अंगों की माप में वृद्धि जो उसमें परिवर्तन होते हैं वे करोड़ों अरबों अर्थात कई वंशों के बाद दिखाई देते हैं। जैसे आप लोग को आगे अभी समझ में आएगा जब एग्जांपल दिया जाएगा। इसमें होना बड़े होने वाली प्रवृत्ति, तो बड़े होने वाली प्रवृत्ति यह है कि जीवों के क्रमिक विकास में जो होने वाली प्रवृत्ति है अर्थात जो वंशानुगत में जो क्रम बढ़ती रहती है। जैसे जिराफ पहले बकरी के आकार का था, उसके बाद उसकी गर्दन कितनी लंबी हो गई, उसी के आधार पर यह दिया गया है कि जीवों में होने वाली अर्थात जीवों में जो वंशानुगत है उसमें बढ़ने की प्रवृत्ति। जो दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण का सीधा प्रभाव से आप ऐसे समझिए कि जब ठंड आती है या गर्मी आती है, तो गर्मी आती है तो आप लोग सब लोग कूलर या एसी हवा लेते हैं, और जब ठंडी आती है तो मोटे स्वेटर के कपड़े पहनते हैं, और मोटी मोटी जो स्वेटर होते हैं उनको पहनते ठंड से बचने के लिए। उसी के आधार पर ही यह दिया गया है कि वातावरण का सीधा प्रभाव, जिस प्रकार से वातावरण बदलेगा वैसे जीव भी अपने अनुसार अपने कपड़ों में बदलाव करेंगे। अपने जैसे कुछ लोग हैं जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, जहाँ कम गर्मी पड़ती है, तो जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है वहां से कुछ लोग आ जाते हैं, जहाँ कम गर्मी पड़ती है। वही दिया गया था कि वातावरण का सीधा प्रभाव यह है कि जीवन रीति आचरण स्वभाव, जीवन में क्योंकि जीवन में बदलाव करते हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर चलते हैं मनुष्य, ठीक है। जो दूसरा है रीति, अपनी सभ्यता में वृद्धि कर ले या अपनी सभ्यता में बदलाव कर लेते हैं। आचरण और स्वभाव, जैसे जैसे मनुष्य जैसे एक बच्चा होता है उसका आचरण और एक युवा का आचरण कैसे बदलाव होता है, पहले बच्चा नहीं जानता, लेकिन जब वह वृद्धि उसमें हो जाती है तब वह जो आचरण है वो करना सीख जाता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर और उसके स्वभाव में वृद्धि होती है। जो एक छोटा बच्चा होता है उसका स्वभाव और एक बड़े जो 18 साल से प्लस हो जाते हैं उनके स्वभाव में काफी भिन्नता दिखाई देती है। तो उन्होंने दूसरा जो दिया वातावरण का सीधा प्रभाव, जो वातावरण है उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे प्रभाव में जो हमारे आचरण है, स्वभाव, रीति, जीवन में परिवर्तन होता रहता है। एक छोटा बच्चा और एक जो इंटर में पढ़ता है और जो LKG में पढ़ता है उसके धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है। तो वह जो LKG वाला लड़का होता है वह एक समय के बाद या काफी समय के बाद
वह इंटर में पहुंच जाता है तो वह अपने आप में वातावरण का सीधा प्रभाव इसलिए है क्योंकि उसके जो शरीर है उसमें वृद्धि हुई, धीरे धीरे वह क्लास में अप होता चला गया। तो उसी के आधार पर दिया गया है, और जब अप हो जाएगा उसके रीति रिवाज में परिवर्तन आ जाएगा, आचरण में परिवर्तन आ जाएगा और स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो दोस्तों जो तीसरा दिया गया है अंगों के अधिक या कम उपयोग का प्रभाव। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सांप का जो, अभी ये एग्जाम्पल इसमें हम लोग समझेंगे, सांप के बारे में नहीं चलते हैं। अभी अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत, इसमें अंगों के कम और अधिक, जिस अंगों का कम उपयोग हो रहा है, जिस अंगों का अधिक उपयोग हो रहा है, उसका सिद्धांत दिया गया है। इसको हम आगे समझेंगे उदाहरण में। चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जो हम बता रहे थे कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति होती है, अर्थात वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो इसी के आधार पर ये 4 बिंदु है जो लैमार्क ने किसमें लिखा था, फिलॉसफी जूलॉजिक में लिखा था, और यह 1809 ईस्वी में इन्होंने बुक में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, और इनका जो पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। अब हम लोग चलते हैं इनके जो उदाहरण है जिनके आधार पर ये सिद्धांत दिया गया है उसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों जो लैमार्क की जो प्रामाणिक पुष्टि है, जो लैमार्क को यह दर्शाता है कि लैमार्क का सिद्धांत सही है, वो क्या है। हमने आपको अभी बताया कि लैमार्क के सिद्धांत का जब हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे उसका अर्थ तब समझ में आएगा, उसका मीनिंग तब समझ में आएगा। तो इसमें पहला उदाहरण है अफ्रीकी जिराफ। अफ्रीकी जिराफ का क्या मतलब है, मरुस्थलीय प्रदेशों में, जो पहले मरुस्थल थे वहां पे जब घास फूस छोटे रहे, जब बड़े बड़े जो पौधे थे जब बड़े हो रहे थे, तो जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पहले जो जिराफ थे वो बकरी की आकार के थे, ऐसा बताया जाता था, ऐसा माना जाता था, ऐसा जो है बुक में बताया गया था कि अफ्रीका में जब जीवों की वंशागति का जब अध्ययन नहीं किया गया था तो वहां पे बताया जा रहा था कि पहले जिराफ बकरी की आकार के थे, अर्थात जो जिराफ का गर्दन था वो बकरी की तरह था और वो उसका जो पूरा शरीर का आकार है वो पहले बकरी की तरह हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने सर को उठाकर पौधों की पत्तियों को खाने का प्रयास किया, तो धीरे धीरे, तुरंत से नहीं, अगर किसी भी जीवों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन आपको कम से कम 100 सालों के बाद ही दिखता है, लगभग कई पीढ़ियों के बाद वो परिवर्तन दिखता है। तो इन्होंने बताया कि जब जिराफ बकरी के आकार के हुआ करते थे तो इनका तुरंत ही परिवर्तन नहीं हो गया, उनकी अगली पीढ़ी में तुरंत ही नहीं जिराफ का परिवर्तन हो गया, सॉरी, कि उनका जो गर्दन है वो तुरंत ही परिवर्तित नहीं हो गया, उसमें क्या हुआ, समय लगा। उसी के आधार पर इन्होंने अफ्रीकी जिराफ के बारे में बताया कि वह पहले अफ्रीकी जिराफ किसके थे, बकरी की तरह थे, किसके तरह, बकरी की तरह। फिर वे क्या किए, अपना सर उठाकर पौधों की पत्तियों को खाने का प्रयास किया और कुछ समय बाद उनका जो गर्दन है और जो अगला पैर है वो काफी लंबा हो गया। क्या हो गया, लंबा हो गया। यही बताया गया था अफ्रीकी जिराफ के बारे में कि पहले अफ्रीका में जिराफ बकरी की आकार के थे। फिर उन्होंने मरुस्थलीय प्रदेशों में जब छोटे छोटे घास नहीं थे तो उन्होंने अपने गर्दन को अर्थात सर को उठाकर पौधों की पत्तियों को खाने का प्रयास किया और काफी लंबे समय बाद जब इनके अगले जो पीढ़ी है वो आए, उनमें धीरे धीरे गर्दन लंबी होने लगी और अगला पैर भी धीरे धीरे लंबा होने लगा। ठीक है, जो दूसरा उदाहरण दिया सर्पों का उदाहरण, जो सांप है, इसमें बताया गया था कि पहले सांपों के पैर हुआ करते थे, जब सांप थे उनके पैर हुआ करते थे, लेकिन जब सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाता था तब वो जो उनका जिस जीव को पकड़ने के लिए जाता था जीव बिल में घुस जाते थे और सर्प के पैर होने के कारण सर्प बिल में नहीं घुस पाता था, जिससे वो अपने जो भोजन है वो नहीं खा पाता था। तो सर्पों ने धीरे धीरे पैर को
उपयोग करना ही छोड़ दिया, पैर का उपयोग करना ही छोड़ दिया, पैर से चलते ही नहीं थे, तो धीरे धीरे उनमें क्या देखा गया, पैर समाप्त हो गए। धीरे धीरे उनमें जब वे पैरों का उपयोग नहीं कर रहे थे तो धीरे धीरे उनके शरीर से पैर विलुप्त हो गए। अपने जब सांप अपने पैर का उपयोग करना बंद कर दिए तो उनमें क्या हुआ, पैर धीरे धीरे विलुप्त हो गया। यही जब धीरे धीरे उनमें जब वो पैर उपयोग करना छोड़ दिए तो आने वाले संतति में, आने वाली पीढ़ी में पैर नहीं पाया गया। यही लैमार्क ने सर्पों का उदाहरण दिया था। अब इसमें कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लैमार्क का समर्थन किया, लैमार्क का सिद्धांत सही बताने का प्रयास किया। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? चूहों पर मैकडूगल नामक एक वैज्ञानिक थे जो चूहों पर प्रयोग किए थे। क्या नाम था? मैकडूगल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था, चूहों को एक रास्ते से, अर्थात एक रास्ते से आने जाने के लिए कहते थे। चूहे लोग क्या करते थे, एक रास्ते से आते थे, उसी रास्ते से जाते थे। इन्होंने प्रैक्टिस कराया था चूहों का कि वे एक ही रास्ते से आएंगे और एक ही रास्ते से जाएंगे, और उन्होंने पूरा प्रैक्टिस करा दिया था। जब चूहे जाते थे तो वो एक ही रास्ते से जाते थे, एक ही रास्ते से आते थे। तब इन्होंने जब पहली पीढ़ी में ऐसा करने का प्रयास किया तो इनको बहुत मेहनत लगी, लेकिन जब चूहों के जब पीढ़ियां बीत गई तो उन्हें बताना नहीं पड़ता था, वे उसी रास्ते से आते जाते थे। जो चूहे थे वे उसी रास्ते से आते जाते थे, उनको एक बार भी नहीं बताया गया था, अर्थात उनको समझाने में ज्यादा प्रयास नहीं किया गया था, ज्यादा मेहनत नहीं किया गया था। किसकी अपेक्षा? पहले पीढ़ी की अपेक्षा, क्योंकि उनके अगले संतति में वो जो पीढ़ी है वो विकसित हो जाती थी। वे उनको समझ में आ जाता था कि वे इसी रास्ते से जाएं, इसी रास्ते से आए, ठीक है। उसमें उतना जो प्रयास है वो नहीं करना पड़ता था। एक और वैज्ञानिक है पायोलोव, जिनका नाम है पायोलोव। इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था और कुत्तों को ये बताया था कि जब घंटी बजे, क्या, जब घंटी बजे तब सभी जो कुत्ते थे वो आ जाते थे। किसके लिए? भोजन के लिए। किसके लिए? भोजन के लिए। इन्होंने कुत्ते को समझाया था कि जब घंटी लगे, इन्होंने बहुत मेहनत किया उनको समझाने में कि जब घंटी लगे तब सभी लोग एकत्र हो जाएंगे खाना खाने के लिए। तब इसके बाद कुछ समय बाद जब कभी काफी पीढ़ियां आई, उसके बाद उन्होंने देखा कि कुत्तों को जो समझाते थे नई पीढ़ी में वो पहले ही गुण विद्यमान रहता था, घंटी लगते ही वे एक पास आ जाते थे। इसी के आधार पर पायोलोव ने अपना सिद्धांत लैमार्क पर दिया था। जब पहले के कुत्ते थे, जो पहली पीढ़ी के थे, उनको क्या किए थे, ये बताने का प्रयास किए थे कि जब घंटी लगे उनको खाने का समय हो गया था तो वे एक स्थान पर एकत्रित हो जाएंगे। लेकिन जब उसी कुत्ते द्वारा जब आगे की संतति आई, जब आगे की जो उनकी पीढ़ी आई तो उनको नहीं बताना पड़ता था, जैसे ही घंटी लगती थी वे अपने आप आ जाते थे। तो यही पायोलोव ने लैमार्क के ऊपर यही उनका पुष्टि की कि ये जो सिद्धांत है वो सही है। लेकिन कुछ समय बाद लैमार्क का सिद्धांत धीरे धीरे असफल, अर्थात धीरे धीरे उस जो उसमें सिद्धांत में दिया गया था वो धीरे धीरे विफल हो रहा था। कैसे? इसमें वीजमान का चूहों पर प्रयोग, जो वीजमान नामक वैज्ञानिक है उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। उन्होंने चूहों पर क्या किया, कम से कम 21-22 पीढ़ी, क्या किया था, 21 या 22 पीढ़ी की क्या किया था, चूहों को पकड़ता था। जैसे ही चूहे के जो पूंछ आते थे वो तुरंत पूंछ काट देता था। जैसे ही पूंछ हल्का सा बड़ा होता था वो तुरंत क्या करता था, पूंछ को काट देता था। कौन? वीजमान। तो उन्होंने ऐसे करते करते 21 से 22 चूहों की पीढ़ी थी उनकी पूंछों को काट दिया। लेकिन जब इसके पहले इसके बाद की जब संतति हुई, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने चूहे के पूंछ काट दिया, जैसे ही निकलते थे उन्होंने चूहे की पूंछ को काट देता था। कितनी पीढ़ी? लगभग 22 पीढ़ी, चूहों की 22 पीढ़ी जो थी उनकी पूंछों को काट दिया। लेकिन जब उनसे प्रजनन कराया गया तब आने वाले संतति में चूहों की जो पूंछ ही थी वही पूंछ बनी रही, अर्थात पूंछ खत्म नहीं हुई। तो और
खत्म होने की क्या, उनकी पूंछ में तनी भी कमी नहीं हुई, उनकी पूंछ की लंबाई में तनी भी कमी नहीं हुई, तभी लैमार्क का जो है सिद्धांत यहाँ पे विफल हुआ। लैमार्क के विफलता का जो दूसरा कारण था, एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि महिलाएं कान को अपने क्या करती हैं, छेदवा लेती हैं। तो कान छेदने के साथ आने वाली पीढ़ियों में जो कान छेदा नहीं रहता है, उन्होंने देखा कि उसके जो संतति है उसका विकास नहीं हुआ। और एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि जो पुरुष होते हैं वे अपने दाढ़ी को बनवा लेते हैं, अर्थात जो दाढ़ी आती है उनको बनवा लेते हैं। तो जब वे दाढ़ी अपने बनवाते रहते हैं तो आने वाली पीढ़ी में दाढ़ी खत्म क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि जब जीवों की वंशागत विकास होती है तो वो जो एक पीढ़ी में जिसका उपयोग नहीं होता वे अगली पीढ़ी में खत्म क्यों नहीं हो जाते। तो दूसरा विफलता कारण यही था कि मनुष्य जो पुरुष है उनमें दाढ़ी, क्योंकि वे अपने दाढ़ी को बनवा लेते हैं तो आने वाले संतति में उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनमें दाढ़ी खत्म क्यों नहीं हो जाती अगर जीवों का क्रमिक विकास होता है। तो इसी के कारण इनका जो लैमार्कवाद है यही विफल हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इनका जो है समर्थन किया और कुछ कारण इनका विफल हो गया। तो दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।